कभी सोचा है एक ऐसे देश को कैसे चलाया जाए जहां सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत संस्कृतियां हों? भारत जैसी विशाल विविधता को एक साथ जोड़े रखने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है संघवाद। तो चलिए आज इसी शासन व्यवस्था की परतों को खोलकर देखते हैं। अच्छा, संघवाद को समझने से पहले उस चुनौती को समझना जरूरी है जिसे ये हल करता है, और वो चुनौती है भारत की जबरदस्त विविधता को संभालना, जो अपने आप में एक पहेली जैसी है। जरा सोचकर देखिए, 1300 से भी ज्यादा तो मातृभाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ऐसे में ये कैसे पक्का किया जाए कि हर एक की आवाज सुनी जाए, हर पहचान सुरक्षित रहे और देश भी एक बना रहे? ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। वैसे इस चुनौती से जूझने वाला भारत अकेला नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 40% आबादी ऐसे ही संघीय ढांचे वाले देशों में रहती है। हाँ, भले ही ऐसे देश सिर्फ 25 ही हों, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम दुनिया भर में कितना कामयाब है। तो इस विशाल विविधता को संभालने का आखिर हल क्या है? जवाब है संघवाद। लेकिन ये शब्द सुनने में जितना भारी लगता है, असल में है क्या और ये काम कैसे करता है? आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए दो अलग अलग कहानियों को देखते हैं। एक तरफ है श्रीलंका, जहां सारी की सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में सिमटी हुई है, और दूसरी तरफ है बेल्जियम, जिसने 1993 के बाद एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वहां की क्षेत्रीय सरकारों को ऐसी संवैधानिक शक्तियां दी गईं जिनके लिए उन्हें केंद्र की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। बस यही जो शक्तियों का बंटवारा है ना, यही संघवाद की आत्मा है। तो संघवाद का मतलब एकदम सीधे और सरल शब्दों में शक्ति का बंटवारा है। इसमें सरकार के कम से कम 2 लेवल होते हैं, एक पूरे देश के लिए और दूसरा राज्यों के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही अपने अपने दायरे में आजाद होकर काम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि संघ बनाने के भी 2 रास्ते होते हैं। एक होता है साथ आकर बनने वाला संघ, जैसे अमेरिका, जहां अलग अलग आजाद राज्य अपनी सुरक्षा और तरक्की के लिए एक साथ आते हैं। दूसरा होता है साथ रहकर चलने वाला संघ, जैसे कि भारत, जहां एक बहुत बड़ा देश अपनी विविधता को संभालने के लिए अपनी शक्तियों को राज्यों में बांटता है। देखिए, हर संघीय व्यवस्था कुछ मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहला, सरकार का एक से ज्यादा लेवल होना। दूसरा, संविधान में शक्तियों का साफ साफ बंटवारा, ताकि कोई किसी के काम में दखल न दे। और सबसे जरूरी, एक आजाद अदालत, जो अगर कभी कोई विवाद हो तो अंपायर की भूमिका निभाती है और ये देखती है कि खेल नियमों के हिसाब से ही हो। तो दुनिया भर के इन सिद्धांतों को भारत ने अपनी खास जरूरतों के हिसाब से कैसे अपनाया? चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संघवाद असल में काम कैसे करता है। यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। भारत के संविधान में कहीं भी संघवाद यानी फेडरलिज्म शब्द लिखा ही नहीं है। फिर भी इसकी पूरी बनावट, इसकी पूरी आत्मा संघीय सिद्धांतों पर ही टिकी है। इसे राज्यों का संघ कहा गया है, जो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। भारत में शक्तियों का ये बंटवारा बड़ी खूबसूरती से 3 लिस्ट के जरिए किया गया है। पहली है संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे डिफेंस और विदेशी मामले। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस और खेतीबाड़ी। और एक तीसरी भी है संवर्ती सूची। इसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों में कोई टकराव हो तो केंद्र का फैसला ही माना जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस इतने बड़े देश में हर राज्य को बराबर की शक्तियां मिली हैं? क्या दिल्ली और नागालैंड को एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत का संघवाद वन साइज फिट्स ऑल वाले फॉर्मूले पे नहीं चलता। इसे कहते हैं असम्मित संघवाद। इसका मतलब यह है कि कुछ राज्यों को उनकी खास संस्कृति और ऐतिहासिक जरूरतों को देखते हुए कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रह सके। संविधान की किताबों में नियम लिख देना एक बात है और रोजमर्रा की राजनीति में उन पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में संघवाद सिर्फ कागज पर है या हकीकत में भी जिंदा है। सच तो ये है कि भारत में संघवाद की सफलता का असली राज संविधान के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना में छिपा है। विविधता का सम्मान करने और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा ने ही इसे मजबूत बनाया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारी भाषा नीति।
देखिए, हिंदी भले ही सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो, लेकिन ये 44% से भी कम लोगों की मातृभाषा है। इसी सच्चाई को समझते हुए किसी एक भाषा को सब पर थोपने के बजाय 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। ये विविधता के सम्मान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिसने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी ताकत बना दिया। अब केंद्र के लिए राज्यों को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। इससे सत्ता के बंटवारे की एक नई संस्कृति पैदा हुई, जिसने राज्यों को और मजबूत किया और संघवाद की जड़ों को और भी गहरा कर दिया। लेकिन संघवाद का सफर सिर्फ केंद्र और राज्यों पर आकर नहीं रुकता। इसका अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है शक्ति को सीधे लोगों के हाथों में, यानी गांव और शहरों तक पहुंचाना। इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। मोहल्ले की गली कब बनेगी, इसका फैसला दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी करे, उससे बेहतर है कि वहीं के लोग करें, क्योंकि स्थानीय समस्याओं का सबसे अच्छा हल स्थानीय स्तर पर ही मिल सकता है। इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए 1992 में एक तरह की संवैधानिक क्रांति हुई। पंचायतों और नगरपालिकाओं को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली संवैधानिक ताकत दी गई। अब उनके चुनाव कराना जरूरी हो गया। उनमें महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व हुईं और उन्हें अपने खर्च के लिए पैसा और अधिकार भी मिले। इस बदलाव का जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला है। आज भारत की स्थानीय सरकारों में 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 36 लाख! ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये जमीनी लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत प्रयोग है। तो क्या संघवाद एक मंजिल है जिसे हमने पा लिया है, या फिर ये एक ऐसा सफर है जो हमेशा चलता रहता है? भारत का अनुभव हमें यही सिखाता है कि संघवाद कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा बातचीत है, एक संवाद है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो देश की बदलती जरूरतों और उम्मीदों के साथ लगातार खुद को ढालती रहती है और विकसित होती रहती है।